चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है। आपके 80 नंबर का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसके लिए करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, और ये कुछ सामान्य निर्देश है तो इनको पढ़ते हुए आप आगे चलना गया। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि हर एक चीज़ का नंबर आपको मिलता है और हर एक चीज़ का नंबर आपसे काटा जाता है क्या। तो बिल्कुल अच्छे से इन पॉइंट्स को पढ़िए और आगे देखिए। देखिए, खंड अ से स्टार्ट होते हैं आपके प्रश्न सारे। ठीक है, इसमें पहले आपको बहुविकलात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन रहेंगे। आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे और सबके लिए एक एक नंबर के ये रहने वाले हैं क्या। देखिए, पहला क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना जूसेपी मैत्सिनी ने की थी क्या। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन जून 1992 में हुआ था क्या। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन। यहाँ पे सही आंसर रहेगा इसका। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का पश्चिमी छोर है, तो वह है पोरबंदर गुजरात में गया। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी, तो वो छपी थी 868 ईस्वी में। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वो कहलाते थे गुमास्ते। आठवां है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी, तो वो बनी थी जुलाई 1944 में। छापाखाना प्रकृति में सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये कथन था। तो ये कथन था लुई सेबिस्तिये और मर्सिये का। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है क्या। साथ आकर कमिंग टुगेदर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इन सभी कथनों को पढ़ने के बाद यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, तो ब वाला ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। तो काशीराम क्या है इसमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है क्या। निम्न में जिस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतंत्र सरकारों को बेहतर परिमाण प्राप्त किए हैं वह है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें ये अ वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपके बिल्कुल सही आंसर रहेगा, उच्च आर्थिक विकास दर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो कच्चा तेल क्या इसमें से गैर नवीनीकरण संसाधन है। निम्न में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नजर रखती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, इन सभी चीज़ों पर गतिविधियों पर नजर रखती है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो ये किया गया था आपके 1986 में। निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये टाटा मोटर्स क्या है, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसी के साथ आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन से यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके बारी है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और इन सभी के लिए आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में को राष्ट्र को नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। तो यहाँ पे आएगा आपका मारियान। ठीक है, फ्रांस में मारियान को राष्ट्र के नारी के रूप में चित्रित किया गया था। अगला है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। तो यहाँ आ जाएगा आपके भारत। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अटल टनल। लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। फिर आपको यहाँ रिक्त स्थान दिया है, क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपके संगठित। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वैश्वीकरण। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपको अति लघुतात्मक प्रश्न मिलते हैं, जो कि 1 से लेकर 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। पूरा पैटर्न बोर्ड परीक्षा पर आधारित है, तो बिल्कुल देखते रहिए। कहाँ से आपको स्ट्रॉन्गनेस मिलती है, कहाँ पे वीकनेस हो, तो आप वहीं से पेपर स्टार्ट कीजिए जहाँ से आप अच्छे हैं क्या। पहला क्वेश्चन है, चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध है। तो त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक बड़ा ही लोकप्रिय था। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन है थर्ड,
महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1880 में के दशक में उच्च जाति के नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखा। तो पहली थी आपकी ताराबाई शिंदे और दूसरी थी पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन 4th नंबर का, भारत में जैव विविधता को कम करने के 2 कारक बताइए। तो पहला इसमें लिख सकते हैं अपन वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, और दूसरा इसमें लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना है आपके। व्यापार किसे कहते हैं? राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई 2 कारण बताइए। तो पहले इसमें लिख सकते हैं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना और सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित करना। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? तो लैंगिक असमानता का आधार प्रचलित रूढ़ छवियों तथा तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो लोकतंत्र के पहला इसमें आ जाएगा उत्तरदायी, जिम्मेवार तथा वैध शासन व्यवस्था। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? तो मांग जमा को मुद्रा इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बैंक से निकलवाया जा सकता है या अन्य व्यक्तियों को चेक देकर भी भुगतान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके, वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत को होने वाली कोई एक हानि बताइए। तो वैश्वीकरण से भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो क्या होती है? अंतिम वस्तुएं होती है। इसी के साथ आपके खंड अपूर्ण रूप से क्या होता है? समाप्त होता है। अब आपके खंड ब यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो 1815 की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला आप लिख सकते हैं कि उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, और तीसरा है नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना, और लास्ट में आप लिख सकते हैं यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। अगला प्रश्न है आपके, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है? तो 16वीं सदी में यूरोपीय जहाज़ों के एशिया तक समुद्री मार्ग ढूंढ लिया था और वे अमेरिका तक पहुंचते थे। इससे पूर्व सदियों में अमेरिका का विश्व से कोई संपर्क नहीं था, परंतु 16वीं सदी में उनका विभिन्न देशों से संपर्क स्थापित हुआ और उनके बीच आर्थिक सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गए। अतः 16वीं सदी में दुनिया में सिकुड़ने लगी और विश्व के एक दूसरे देशों के निकट आने लगे थे। अगला प्रश्न है आपके, ये भी 2 नंबर के रहेंगे आपके, इसमें लघुतात्मक प्रश्न सारे हैं। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो संसाधन नियोजक कुछ निम्न कारणों से आवश्यक है। पहला, संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए। दूसरा, पर्यावरण को प्रदूषित मुक्त रखने के लिए। तीसरा, सीमित संसाधनों का भी सभी का उपलब्ध कराने जाने तथा संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए आदि संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसके उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो पेय फसल चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार रहेंगी। चाय के उत्पादन के लिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस तथा जीवाश्म मुक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें अनुकूल होती हैं। अगला प्रश्न है आपके, जाति समूह से क्या आशय है? तो किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट एवं संस्कृति एक जैसी है। अर्थात किसी जाति की शारीरिक बनावट एवं संस्कृति आदर्श समान होते हैं, वह जातीय समूह कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके 9वां, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? तो धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी कुछ इस प्रकार अपने मत देते हैं कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका अभिप्राय नैतिक मूल्यों से था जो कि सभी धर्मों से जुड़े हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों निर्देशित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर कुछ इस प्रकार है कि सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे कि भारतीय रेल। और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से जिन पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है तथा निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालन किया जाता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री एटसेट्रा, टाटा इंडस्ट्रीज। अगला है आपके
तृतीयक क्षेत्रक से आपका क्या अभिप्राय है? तो तृतीयक क्षेत्रक उन गतिविधियों को शामिल करता है जो स्वतः वस्तुओं को उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। इस क्षेत्रक में विभिन्न गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती है, अतः इन क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, स्वास्थ्य एवं दूरसंचार सेवाएं एक्सेट्रा इत्यादि इसमें आप लिख सकते हो। आपके विचार से विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसमें आप लिख सकते हो कि विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार के लिए सभी देशों द्वारा आयात निर्यात प्रतिबंधों को एक निश्चित सीमा तक समाप्त किया जाना चाहिए तथा साथ ही विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों द्वारा सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। तो आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं द्वारा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है क्या? इसी के साथ ही आपका सेक्शन ब यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपके सेक्शन स यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं जिनकी शब्द सीमा आपको थोड़ी ज़्यादा लिखनी होती है, लगभग 100 शब्दों तक आपको लिखनी होती है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 अंक का रहता है और यहाँ पे आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों में किसानों और कारीगरों के काम करवाने लगे थे। इस कथन की व्याख्या कीजिए। और अथवा में दे रखा है आपको, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह उसके बाद भारत में औद्योगिक विकास कैसे बढ़ावा मिला। तो जो क्वेश्चन आपको 100% आ जाए, जिसमें आप ज़्यादा अच्छे हो, उसी क्वेश्चन को आपको टिक करके आंसर लिखना है क्या। इसमें अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं। और अगला है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य लिखिए। तो इसमें आप किसी को पर्टिकुलर एक वर्षा जल संग्रहण की एक विधि को भी आप इसमें अच्छे से समझा सकते हैं, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, बताइए। ठीक है, संघवाद के बारे में आपको अच्छे समझाना है। शासन के संघीय और एकात्मक रूपों को क्या क्या मुख्य अंतर है, कोई 3 बताइए। तो आप इसको डिवाइड लाइन बना के भी अच्छे से समझा सकते हो क्या। क्वेश्चन वही करना है जिसमें आप अच्छे से आपको पूरा आंसर पता हो। अगला प्रश्न है आपका 17वां, आप कैसे कह सकते हैं मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है, और अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। और अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या कारण है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप इसमें लिख सकते हो। अब आ रहा है आपके लास्ट क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन डी के, मतलब कि खंड द के। इसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलते हैं और लगभग शब्द सीमा आपकी 100 से लेके 250 शब्दों की हो जाती है। और इसके लिए प्रत्येक के लिए आपको 4-4 अंक मिलेंगे। और यहाँ भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। और अथवा में क्वेश्चन है आपके, रॉयल एक्ट क्या था? गांधी जी द्वारा रॉयल एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। तो यहाँ से आपको या तो एक आंदोलन या फिर कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 101% चांसेस है कि आपको ये पहला प्रश्न जो है निबंधात्मक में, वहाँ पे आपको मेन परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा आपके आंदोलन से। अगला प्रश्न है 19वां, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, व्याख्या कीजिए। अथवा में राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप सारी राजनीतिक पार्टी में अच्छे से पढ़ के जाएं। और जिसमें महत्वपूर्ण रहेंगे आपके बीजेपी और कांग्रेस। और लास्ट का आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत का मानचित्र आपको मिलेगा और उसमें इन सभी प्रश्नों को आपको फिल करना होगा, जो कि नक्शा आपको पेपर में वहाँ पे मिल जाएगा क्या। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार हमेशा इस चैनल को बनाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।